हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर आप लोग भी जा रहे हो क्लास 12th बायोलॉजी का पेपर देने 3 मार्च को, भाई यहाँ पे 3 मार्च मैंने लिखा, 3 मार्च को अगर आप लोग देने जा रहे हो, 3 मार्च 2025 को देने जा रहे हो बायोलॉजी का पेपर, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनी है। क्योंकि बच्चों आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ बार बार पूछे जाने वाले 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर बताऊंगा। केवल आपको बच्चों क्या करना, देख के जाना है और आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। मात्र आपको वीडियो को देख लेना है, बस बच्चों आपको देखते देखते पढ़ना है अपने मनोमन में। लेकिन यह वीडियो उस जगह पे मेरे प्यारे विद्यार्थी देखना जहां पे कोई ना हो, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। ठीक है, और देखे बच्चों आप लोगों को याद हो जाएगा। अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, करने के बाद अगर पढ़ते हैं फिर भी आप लोगों को याद हो जाएगा, या तो वीडियो को 1-2 बार देख लेते तो भाई आपको 2 नंबर वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। COMPLETED कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं भाई ये कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये लो भाई देखो, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर जी 5 नंबर वाले पढ़ाओ, 5 नंबर वाले बताओ। तो बच्चों मैंने 5 नंबर वाले की वीडियो बना दी है, बस अब अपलोड करना बाकी है। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत करो, आप पहले ये 2 नंबर वाले तैयार करो, इसके बाद 5 नंबर वाले भी आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला प्रश्न आता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, जो कि हर साल की बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। मासल फल किसे कहते हैं, इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। मासल फल किस कहते हैं, किसको है, और इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। तो भाई देखो किसको कहते हैं, जिन फलों में फल भित्ति सरस तथा गूदेदार होती है वे फल मासल फल कहलाते हैं। इनकी फल भित्ति को बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति तथा अंतः फल भित्ति में विभाजित किया जा सकता है। ये फल स्फोटक होते हैं, जिस कारण इनके बीज गूदा सड़ने के बाद ही स्वतंत्र हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को मासल फल में लिख देना है। इसके बाद अगले चलते हैं। अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वो ये आ गया, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, पुष्प का कौन सा भाग फल की संरचना करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी बोर्ड एग्जाम में आने के इसके 100% चांस हैं। चाहे आप देख लेना किसी न किसी सेट पे बच्चों ये प्रश्न जरूर से जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो सेब में फल का विकास अंडाशय से ना होकर पुष्प के किसी अन्य भाग पुष्पासन से होता है, इसलिए सेब को आभासी फल कहते हैं। सेब में पुष्पासन फल का मुख्य खाने योग्य भाग बनाता है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं और पुष्प का कौन सा भाग फल की संरचना करता है, तो बस इतना आप लोगों को उस पर लिख देना। भाई 2 नंबर का है तो 2 नंबर के हिसाब से आपको करना है। अगला जो हमारा प्रश्न आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वो है नर मानव में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं। नर मानव में वृषण जो होते हैं उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं। तो भाई इसको देखो, नर मानव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, जितने भी प्रश्न हैं, जितने मैं बता रहा हूँ सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इनको आप तैयार कर लेना। नर मानव में वृषण शरीर के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। इसका कारण यह है कि शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि शरीर का जो तापमान होता है वो अधिक होने के कारण शरीर के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण संभव नहीं होता। शुक्राणुओं का निर्माण संभव नहीं होता, इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जो वृषण होते हैं वो शरीर के बाहर होते हैं। बस ये इस प्रकार से आप लोगों को लिख देना है। इसके बाद ये लो भैया, ये लो आ गया, ये लो दूसरा प्रश्न आ गया। इसको देखो, अपरा क्या है, मैंने पिछले वीडियो पे बताया था अपरा क्या है और इसके 2 कार्य लिखिए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भैया, तो अपरा बार बार आ ही जाता है, मैं क्या करूँ, अपरा जो है बार बार आ जाता है, तो इसको एक बार अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लेना, बहुत ही प्यारे तरीके से इसको पढ़ के जाना आप लोग। ठीक है, तो वह संरचना जिसके द्वारा गर्भ में पल रहे विकासशील भ्रूण को माता के गर्भाशयी, ठीक है, माता के गर्भाशयी रुधिर से अपना पोषण प्राप्त होता है, उसे अपरा कहते हैं। ठीक है, उसे अपरा कहते हैं। अगर इसके कार्य की बात करें भाई, तो इसके कार्य भी आप लोग देख लो, इसके कार्य भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा विकसित, कार्य पहले कार्य लिखा ना, इसके द्वारा विकसित होते भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ठीक है, इसके द्वारा विकसित होते भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अपरा द्वारा उत्सर्जी पदार्थ भ्रूण के रुधिर से विसरण द्वारा माता के रुधिर में चले जाते हैं। ठीक है, अपरा द्वारा उत्सर्जी पदार्थ भ्रूण के रुधिर से विसरण द्वारा माता के रुधिर में चले जाते हैं। बस इसके 2 कार्य ही आपको लिखना था, 2 कार्य मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिए। इसके बाद चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगले प्रश्न में। पात्रे निषेचन को संक्षेप में समझाइए। भाई पात्रे निषेचन को संक्षेप में आपको लोगों को बताना है। देखो
यह निषेचन की एक ऐसी विधि होती है, ठीक है, पात्र निषेचन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह निषेचन की एक ऐसी विधि होती है जिसमें मादा के शरीर के बाहर मानक परिस्थितियों में प्रयोगशाला में शुक्राणुओं तथा अंडाणुओं को कृत्रिम तरीके से परख नली में निषेचित कराया जाता है। यह तकनीक उन दंपतियों में प्रयोग की जाती है जिनमें या तो स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता या पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की कम संख्या पाई जाती है। तो पात्र निषेचन की जो अभिक्रिया है उसको, जिसकी टिप्पणी आपको लिखना था, पात्र निषेचन के संक्षेप में लिखना था, तो भाई आप लोग 2 नंबर के हिसाब से इतना लिख सकते हैं, पर्याप्त है। अगला देखते हैं, अगला हम लोग देखते हैं, अगला हमारा क्या कह रहा है भैया, ये आ गया हमारा, रुधिर वर्ग ए बी वाले पुरुष का विवाह रुधिर ओ वाली एक स्त्री से हो जाता है तो उनके बच्चों में कौन से रुधिर वर्ग की संभावना है। ठीक है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछता है। तो देखो, रुधिर वर्ग ए बी वाले पुरुष का विवाह रुधिर वर्ग ओ वाली स्त्री से होने पर उनके बच्चों का रुधिर होगा या तो ए हो जाएगा या तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसके बाद ये भैया आ गए, हमारा अगला प्रश्न आ गया, अपूर्ण प्रभाविता क्या है। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसके उदाहरण सहित समझाइए। इसको हमको उदाहरण सहित समझाना है। तो देखो, 2 विपरीत प्रकार के लक्षण में क्रॉस कराने पर जब F1 पीढ़ी में कोई भी लक्षण पूर्णतया प्रभावी नहीं होता है तो इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इतना आप लोगों को प्यारे विद्यार्थी अपूर्ण प्रभाविता में लिख देना है। इसके बाद ये लो भाई, अगला जो हमारा आता है, वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है। ठीक है, वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है। वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति लाल व हरे रंग में अंतर नहीं बता पाता। ठीक है, जो मतलब देखो, जो वर्णांध व्यक्ति तो रेलवे ड्राइवर भाई नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो भाई वर्णांध का मतलब कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, जितने बच्चे अगर फौज की तैयारी में जाएंगे, फौज में, पुलिस में, किसी भी डिफेंस में अगर जाएंगे तो भाई वो उनको वर्णांधता नहीं होनी चाहिए। वर्णांधता का मतलब कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को कलर को पहचानना आना चाहिए, आपकी आंखें इतनी मजबूत हो कि आप कलर को पहचान जाएं। ठीक है, तो जो वर्णांध व्यक्ति होते हैं, जो कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति होते हैं, उनको रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता। तो इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है, यानी छोटा सा तो कुछ बता देना है आप लोगों को। क्या बताना, देखो, वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति लाल व हरे रंग में अंतर नहीं बता पाता है। इसका जीन X गुणसूत्र पर उपस्थित होता है और मादा इसकी वाहक होती है। ऐसे व्यक्तियों को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है, अन्यथा उचित रेलवे सिग्नल ना पहचान पाने के कारण रेल दुर्घटना की संभावना हो जाती है। समझ गए आप लोग, क्या समझे। यानी जो वर्णांध व्यक्ति होते हैं, जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, उनको व्यक्ति को लाल व हरे रंग में अंतर नहीं बता पाते। ठीक है, लाल और हरे रंग में वो अंतर बिल्कुल भी नहीं बता पाते। इसका जीन X गुणसूत्र पर उपस्थित होता है और मादा इसकी वाहक होती है भैया। ठीक है, X गुणसूत्र की। ऐसे व्यक्तियों को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता, अन्यथा उचित रेलवे सिग्नल ना पहचान पाने के कारण रेल दुर्घटना की संभावना ज़्यादा हो जाती है। भाई जब आप लोग देखने कलर ही नहीं पहचान पाएंगे तो रेल की दुर्घटना की जो क्या कहते हैं ज़्यादा तो होगी ही ना संभावना। अगला जो देखते हैं भैया, अगला हमारा क्या कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी, डीएनए अणु की संरचना में 4 गैप के नियम लिखिए। ठीक है, 4 गैप के नियम आपको लिखना है। किसमें, डीएनए अणु की संरचना में 4 गैप का आपको नियम लिखना है। देखो, 4 गैप के नियम के अनुसार डीएनए, ठीक है, डीएनए अणु में प्यूरीन व पिरिमिडीन क्षार समान मात्रा में होते हैं। ठीक है, 4 गैप के नियम के अनुसार डीएनए अणु में प्यूरीन व पिरिमिडीन क्षार समान मात्रा में होते हैं। डीएनए में एडेनिन की आणविक मात्रा थायमीन के बराबर तथा साइटोसिन की मात्रा गुआनिन के बराबर होती है। ठीक है, इसके बाद देखो, डीएनए में 4 अनुपात, ठीक है, डीएनए में 4 अनुपात प्रत्येक जाति के लिए विशिष्ट होता है और उस जाति के सभी सदस्यों में समान होता है। बस इतना ही आप लोगों को डीएनए अणु की संभावना में 4 गैप के नियम को व्यक्त कर देना है। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को ये प्रश्न भी बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थी। क्या है प्रश्न, मानव जीनोम परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, मानव जीनोम परियोजना पर संक्षिप्त आप लोगों को टिप्पणी लिखनी होती है ना। तो कैसे लिखेंगे आप लोग, देखो, मानव जीनोम परियोजना एक बड़ी स्तर की परियोजना है
जिसके अंतर्गत मनुष्य के जीनोम में उपस्थित समस्त जीनों की पहचान की जाती है। मानव जीनोम में 3 × 10⁹ क्षार युग्म है तथा प्रत्येक क्षार पहचानने के लिए $3 का खर्च आता है। ठीक है भैया, देखो $3 खर्च आता है। इस प्रकार संपूर्ण योजना पर लगभग $9 मिलियन का खर्च आता है। इसलिए बच्चों देखो बहुत ज़्यादा महंगी परियोजना है मानव जीनोम परियोजना। एक बार और पढ़ देते हैं। मानव जीनोम परियोजना एक बड़ी स्तर की परियोजना है जिसके अंतर्गत मनुष्य के जीनोम में उपस्थित समस्त जीनों की पहचान की जाती है। मानव जीनोम में 3 × 10⁹ क्षार युग्म हैं तथा प्रत्येक क्षार युग्म पहचानने के लिए भैया $3 का खर्च आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार पर संपूर्ण परियोजना लगभग $9 मिलियन के खर्च आता है। तो आइए बच्चों, जितने भी 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको मैंने आपको आज के इस वीडियो पर बता दिया। ठीक है, मिलते हैं किसी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थी अपनी तैयारी को जोरों से करते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए।